मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैंने आज आपके लिए यहाँ हमारी फर्स्ट बुक है जिसका नाम फर्स्ट ब्राइट है, उसकी पोइम मैंने शुरू कर दी है। हमारी पहली पोइम का नाम है जस्ट ऑफ स्नो। जस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करूंगा और हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ इस बुक में 11 पोइम है और 11 पोइम में आउट ऑफ 2 एग्जाम में दी जाएंगी और एक एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अलावा एक चौथा टॉपिक होता है, इसमें पॉइंट होता है तो क्रिटिकल नोट होता है, वो भी हमको करना होता है। वो अगर चाहे तो नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले जो हमारी पॉइंट है जस्ट ऑफ स्नो। जस्ट यानी धूप, ऑफ यानी की और स्नो मीन्स बर्फ। हिंदी हो गई इसकी बर्फ की धूप। इट मीन्स बर्फ के पार्टिकल, कण। बर्फ की धूल कहो या बर्फ के कण। बर्फ की धूल या कण। क्लियर। सबसे पहले हमारी पहली लाइन है द वे ए क्रो। द वे का अर्थ होता है इस तरीके से। द वे मीन्स दिस तरीके से। जिस तरीके से एक क्रो का अर्थ होता है एक कौवे। अर्थात जिस तरीके से एक कौवे ने सूप का होता है हिला। डाउन का होता है गिरा। ऑन मी मुझ पर। आ रहा है सब क्लियर हो रही है। द डस्ट ऑफ स्नो, इसका एक ही अर्थ होगा बर्फ की धूल या कण। क्लियर है। बताया कि इसका बर्फ की धूल। अब फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हेमलॉक नामक वृक्ष है ये एक पेड़ का नाम है हेमलॉक। और हेमलॉक नामक ये एक विषैला वृक्ष है। कौन सा? हेमलॉक। नामक विषैला क्लियर। फ्रॉम यानी फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम से। चलो हम इसको कंप्लीट जोड़ते हैं। जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक नामक विषैले वृक्ष से बर्फ की धूल को मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया। क्लियर हो जानी चाहिए। देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन में इधर लिख देता हूं। जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक एक
एक हेमलॉक नामक विषैले वृक्ष से बर्फ की धूल मेरे ऊपर गिरा। जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक नामक विषैले वृक्ष को हिलाकर बर्फ की धूल, तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। In this line, the point explanation बता रहा हूँ। In this line, the point was sitting under a hemlock. There were snow on the tree या on इसका प्रयोग कर सकते हो आप। A crow was sitting on the tree. The crow shook the branch of the tree and dropped some water on the point. ये व्याख्या वही चीज जहाँ ये लिखी हुई है उसी का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने हिंदी में किया इसका ट्रांसलेट। अब मान लो हमको इसकी एक्सप्लेनेशन बनानी है, क्या बनानी हो, मान लो एक्सप्लेनेशन बनानी है। देखो कभी भी जब भी आपको किसी भी चीज की किसी भी लाइन की एक्सप्लेनेशन बनानी हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसकी राइम स्कीम क्या होगी। व्हाट इज राइम स्कीम? तो आप देखिए यहाँ क्रो है, यहाँ स्नो है, यहाँ हेमलॉक है, यहाँ ट्री है। क्रो मी स्नो और ट्री। क्रो स्नो एक ही है। मैं क्या बना दूंगा इनको, मैंने बना दिया जैसे इनको ए मान, स्नो को भी ए मान। क्लियर है? अब यहाँ क्या है मी ट्री, इसको क्या मान लिया मैंने बी, इसको भी मान और इसको भी मैंने बी। तो हमारी राइट स्कीम क्या क्लियर हो गई? यहाँ हमारी राइट स्कीम हो गई राइम स्कीम। राइम स्कीम हो गई हमारी ए बी, क्योंकि लास्ट में दोनों में कोई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। फर्स्ट 3 2 4 पहली लाइन तीसरी लाइन में देखो क्रो स्नो मी ट्री। क्लियर? तो ये हमारी राइम स्कीम ऐसे चलती है। यहाँ हम इसमें जब भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारा चौथा जो पॉइंट होगा वो क्रिटिकल नोट का होगा। क्रिटिकल नोट में हमको राइम स्कीम लिखनी होती है। अगर कोई इसमें अलंकार आया हो तो अलंकार लिखना होता है। अगर मान लो जिस प्रकार आप हिंदी में लिखते हो कि भाषा बहुत ही सुंदर और सरल है, तो हम इसमें लिख सकते हैं द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड इजी। क्लियर? उसी तरह हम लिख सकते हैं द राइम स्कीम ऑफ द पॉइंट इन दिस स्टैंजा इज। क्लियर? तो इस तरह से अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बनाना बताता हूँ तो कैसे बनेगी। किसी भी लाइन की मान लो ये स्टैंजा है आपके सामने और ये आप एग्जाम में आ गई और आप बैठे हुए हैं, अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बनानी है। एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस। जिस प्रकार आप हिंदी में लिखते हो रेफरेंस को हम कहते हैं हिंदी में संदर्भ। क्या कहते हैं? संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखते हो? संदर्भ में आप लिखते हो कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम ये है और ये कविता है वहां से
दी गई है, जिनके रचयिता ये है, ये लिखते हैं हम। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इंग्लिश में लाइन 6 है, क्या है? दी लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट। आपको यहाँ पॉइंट का नाम लिख देना है। क्या नाम है पॉइंट का? डस्ट और स्नो। लिख दिया, फुल स्टॉप। फिर आपको लिखना है रिटन बाई। इसके राइटर कौन है? राइटर का नाम लिखना है। राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइटर का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस तरीके से आपको ये रेफरेंस करना है। और रेफरेंस के बाद तो देखिए आप, मैंने आपको रेफरेंस में क्या लिखा है? These lines have been taken from the point dust of snow। यहाँ हमारा अंडरलाइन करने का मतलब स्थान यही होगा। यह आपको पढ़ना है। बाकी जितनी भी लाइन है सारी फिक्स लाइन है। यह हर पॉइंट क्लियर है। हर पॉइंट में ये लाइन चलेगी और इस तरह से आपको रेफरेंस क्लियर करना है। अब आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट को प्रसंग कहते हैं। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? हिंदी में हम लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है। क्लियर? कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में, उसी को तो लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि हमें ये बताना चाहता है या कवि ये कहना चाहता है। तो वही चीज इंग्लिश में है। देखिए in these lines the point tells या telling कर लो as a simple tells us a simple but very important incident। इन पंक्तियों में कभी हमें एक साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताना चाहता है। नोट करें आप इन सबको। took place इस तरह से आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना। देखिए रेफरेंस हमने लिखा, these lines have been taken, ये पंक्तियां दी गई है फ्रॉम द पॉइंट कविता से। कौन सी कविता का नाम है? तो डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके रचयिता कौन है? राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए, these lines, इन पंक्तियों में द पॉइंट टेल्स अस, कभी हमें बताता है ये सिंपल एक साधारण बट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट घटना बताता है दैट टुक प्लेस विद हिम, जिसने उस घटना में कवि के साथ स्थान लिया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं।
अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमको क्या वर्णन किया गया है? Yeah, that's why. यहाँ कवि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बता रहे हैं। यह बताते हैं वन डे he was sitting under a hemlock tree। एक दिन वो एक हेमलॉक नाम के विषैले पौधे के या पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लेयर वन सुनो, partition of snow on the tree। क्लियर है? एक करो वाह on the एक shoot the branch of the tree and drop some snow and drop some snow partition on the pot। इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। और नंबर 4 टॉपिक आता है आपका क्रिटिकल। क्रिटिकल नॉट में लिखो द राइट स्केल ऑफ this stanza is इस तरीके से आपको ये सारे पोइमों की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो देखिए आप एक्सप्लेनेशन समझिए। Here the poet tells us a very important incident। यहाँ कवि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताता है। वन डे एक दिन ही आ रहा है पोएट के लिए, इसके लिए पोएट के लिए
He was sitting under a hemlock tree. कि एक दिन वह हेमलॉक नामक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। There was partitions of snow on the tree. वहाँ पर बर्फ के कण अर्थात पेड़ पर बर्फ के कण थे। एक क्रोवा सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा उस पेड़ पर बैठा हुआ था। It shook the branch of the tree. इसने पेड़ की शाखा को हिलाया and dropped some snow particles on the point. और कभी के ऊपर कुछ बर्फ की धूल को गिरा दिया। Critical note: the rhyme scheme of this stanza इस कविता की जो राइम स्कीम है वो है ABC। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट क्लियर करनी है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आपको तो आप मेरे से संपर्क करें। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं बताऊंगा, इसको साफ करूंगा। इसको देखिए, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल करके। एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल कराऊंगा। अब आज मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट स्टैंजा की एक रेफरेंस भी कराया, कॉन्टेक्स्ट भी कराया, एक्सप्लेनेशन भी कराई है और राइम स्कीम भी कराई है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो पर थैंक यू।